गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र टॉपिक है आपका श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि श्वसन क्या होता है। श्वसन की परिभाषा होती है विभिन्न गैसें जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग तरह की गैसें होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका वातावरण, रक्त और कोशिकाओं में आदान प्रदान। कोशिकाओं में आदान प्रदान श्वसन कहलाता है। विभिन्न गैसें जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण, रक्त एंड कोशिकाओं में आदान प्रदान श्वसन कहलाता है। अब जैसे हमने पिछले जो पाचन तंत्र था उसमें देखा था कि पाचन तंत्र क्यों जरूरी है, क्योंकि पाचन तंत्र में भोजन का पाचन होता है और उसके बाद में वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और उस ऊर्जा का यूज़ हम कार्य करने में लेते हैं। ठीक वैसे ही हमारे भोजन का जब पाचन होता है तो हम जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं उससे उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उस ऑक्सीकरण के बाद में ही वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इसलिए श्वसन भी आवश्यक है, ठीक वैसे ही जैसे पाचन, भोजन का पाचन आवश्यक है। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, श्वसन तंत्र क्या होता है। बहुत सारे अंग मिलकर साथ में सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं श्वसन में, उसी तंत्र को बोला जाता है श्वसन तंत्र। श्वसन की क्रिया में मदद करते हैं और उस पूरे तंत्र को क्या बोला जाता है, श्वसन तंत्र कहा जाता है। श्वसन तंत्र के प्रकार, नेक्स्ट टॉपिक है आपका श्वसन तंत्र के प्रकार। श्वसन तंत्र 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 ऊपरी श्वसन तंत्र, नंबर 2 निचला श्वसन तंत्र, और नंबर 3 श्वसन मांसपेशियाँ। हम श्वसन तंत्र के बारे में जैसे हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था, ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है अंग, दूसरा होता है ग्रंथियाँ। ठीक वैसे ही श्वसन तंत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियाँ। तो देखो सबसे पहले जैसे हमने पाचन तंत्र में डायग्राम बनाया था, ठीक वैसे ही श्वसन तंत्र का भी डायग्राम बनाना है। ये भी एग्जाम में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो श्वसन तंत्र का पहले हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे।
ये इसका डायग्राम है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र की। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में सबसे पहला जो प्राथमिक अंग है वो है नाक। द्वितीयक अंग होता है मुख। तीसरे नंबर का अंग होता है ग्रसनी। और चौथे नंबर पे आता है लेरिंग्स, या इसको दूसरे नाम में स्वर यंत्र भी बोला जाता है। स्वर यंत्र कहते हैं इसको। चौथे नंबर का ऑर्गन है, इसको बोलते हैं श्वास नली। ये श्वास नली दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। तो इसको बोला जाता है श्वसनी। आगे जाके ये और भागों में विभाजित हो जाती है, इसको बोला जाता है श्वसनिका। श्वसनिका का जो अंतिम छोर होता है वहाँ पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करने का काम करते हैं। इनको बोला जाता है कूपिका। कूपिकाएं। और ये जो नीचे की संरचना आपको दिखाई दे रही है, जैसे हमने देखा था ऊपरी श्वसन तंत्र, तो ऊपरी श्वसन तंत्र में 4 अंग आते हैं, नाक, मुख, ग्रसनी और लेरिंग्स या स्वरयंत्र। फिर है निचला श्वसन तंत्र। तो निचला श्वसन तंत्र में आता है श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, कूपिका, इन्हीं में माना जाता है। और एक अंग और होता है फेफड़े। ये जो दाईं और बाईं तरफ 2 दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है फेफड़े। और लास्ट में आया था आपका श्वसन मांसपेशियाँ। तो यहाँ पे पाया जाता है मध्यपट, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। ये आता है आपका श्वसन मांसपेशियों में। ये आपका डायग्राम है श्वसन तंत्र का। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि डायग्राम बनाइए और इसको डिटेल में समझाइए। तो डिटेल में समझाने के लिए पहले आप इनका अलग अलग नाम लिखोगे, डायग्राम बनाओगे और उसके बाद में इनको एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र की बात करें तो शुरुआत करते हैं हम। ऊपरी श्वसन तंत्र में नंबर 1 पॉइंट है नाक। नाक की बात करें तो सबसे पहले जो शुरुआती चरण है वो होता है, यहाँ पर 2 छिद्र प्रेजेंट होते हैं, 2 छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनको बोला जाता है नासा छिद्र या नासा द्वार। सबसे पहला नासा द्वार उपस्थित होता है। इसी के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाता है। ये जो आपको पूरा भाग दिखाई दे रहा है, नासा द्वार से लेके ग्रसनी तक का ये भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है नासिका गुहा। जैसे मुख गुहा था आपका पाचन तंत्र में, ठीक वैसे ही श्वसन तंत्र में होता है नासिका गुहा। तीसरे नंबर का जो अंग नाक में पाया जाता है वो एक पतली हड्डी होती है। पतली हड्डी उपस्थित होती है जो नाक के जो नासा छिद्र है इनको 2 भाग में डिवाइड करती है, विभाजित करती है, बिल्कुल मध्य में उपस्थित होती है। जो अगला अंग है नाक में पाया जाता है वो है बारीक या पतली झिल्ली। एक झिल्ली भी उपस्थित होती है। ये तो हो गए इसके मुख्य मुख्य अंग जो कि नाक में पाए जाते हैं। अब इसकी विशेषता क्या होती है? नाक के अंदर बारीक बाल उपस्थित होते हैं और साथ में श्लेष्मा उपस्थित होता है। ये दोनों क्या काम करते हैं? जैसे बाहर से कोई धूल के कण है
या पराग कण है, हवा के साथ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, धूल के कण है, इन सब को फेफड़ों में जाने से रोकने का काम करते हैं। जो भी धूल के कण होते हैं वो इन्हीं बाल और श्लेष्मा में फंस जाते हैं और आगे फेफड़ों में शुद्ध वायु एंटर होती है। तो फेफड़ों में शुद्ध वायु को शुद्ध करने का काम कौन करते हैं? जो आपके नाक में श्लेष्मा और फाइन बारीक बाल उपस्थित होते हैं उनके द्वारा वायु को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो ये है कि जो नासिका गुहा है, नासिका गुहा ग्रसनी के नासाग्रसनी भाग में खुलती है। कौन से भाग में खुलती है? नासाग्रसनी में खुलती है। यहाँ से ये जो भाग है वो जहाँ पर ये ओपन हो रहा है, ये ग्रसनी का कौन सा भाग है? नासाग्रसनी। हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था 3 तरह की होती है ग्रसनी, नासाग्रसनी, कंठग्रसनी और मुखग्रसनी। तो नासिका गुहा है वो नासाग्रसनी में ओपन होती है। आगे चलते हैं हम, पहला ऑर्गन आपका पूरा हो गया। दूसरे नंबर का ऑर्गन लेते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र में। दूसरा ऑर्गन आपका मुख। मुख में नॉर्मली और कोई क्वेश्चन नहीं होता है, बस एक ही क्वेश्चन है कि मुख के द्वारा जो श्वास लिया जाता है वो सीधा कहाँ ओपन होता है? मुख ग्रसनी में ओपन होता है। जैसे नाक के द्वारा सांस लिया जाता है वो नासाग्रसनी में ओपन होता है, ठीक वैसे ही मुख के द्वारा जो श्वास लिया जाता है वो मुख ग्रसनी में ओपन होता है। नाक को प्राथमिक अंग कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर हम श्वास है वो नाक के द्वारा ही लेते हैं, और मुख को द्वितीय श्वसन अंग कहा जाता है क्योंकि अगर हम नाक के द्वारा श्वसन ना कर पाएँ तो हम किसके द्वारा श्वसन करते हैं? मुख के द्वारा। मुख के द्वारा श्वसन करते हैं तो वायु उतनी शुद्ध नहीं होती है जितनी नाक के द्वारा होती है, क्योंकि यहाँ पे श्लेष्मा और बारीक बाल उपस्थित होते हैं जो वायु को शुद्ध कर देते हैं, लेकिन मुख में ये सब उपस्थित नहीं होते हैं तो वो वायु इतनी ज़्यादा शुद्ध नहीं होती है। मुख में जब हम श्वास लेते हैं तो वो सीधी कहाँ जाती है? मुख ग्रसनी में जाकर मिलती है, खुलती है, और नाक के द्वारा हम जो श्वास लेते हैं वो सीधी नासाग्रसनी में जाकर ओपन होती है, खुलती है। तीसरे नंबर का जो अंग है वो है ग्रसनी। नंबर 3 ग्रसनी। ग्रसनी 3 तरह की होती है। नंबर 1 नासाग्रसनी, नंबर 2 मुख ग्रसनी, और नंबर 3 कंठग्रसनी। ग्रसनी 3 तरह की होती है। ग्रसनी का जो अंतिम भाग है वहाँ पर स्वर यंत्र पाया जाता है, तो ग्रसनी से जुड़ा हुआ ही एक भाग, वैसे तो स्वर यंत्र में आता है ये, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, जो लेरिंग्स से जुड़ा हुआ होता है, लेरिंगोफेरिंग्स बोला जाता है इसको, जो लेरिंग्स यानी स्वर यंत्र से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कंठग्रसनी। मुख ग्रसनी और नासाग्रसनी के बारे में मैंने अभी बता ही दिया है। ग्रसनी के बारे में इसके अलावा इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आगे चलते हैं हम, नंबर 4 अंग स्वर यंत्र। स्वर यंत्र को लेरिंग्स भी बोलते हैं हिंदी में, और स्वर यंत्र भी बोला जाता है। स्वर यंत्र की हम बात करें तो आपको एक नाम बताया था मैंने, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इसी भाग में उपस्थित होता है, जो स्वर यंत्र है इसी भाग में उपस्थित होता है। स्वर यंत्र को कवर करने का काम करता है, ये स्वर यंत्र के एक आवरण के जैसे काम करता है। तो एपिग्लोटिस है उसके 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य तो क्या होता है? स्वर यंत्र आपकी ग्रास नली और श्वास नली, ग्रास नली और श्वास नली में एक स्विच के जैसे वर्क करता है। स्विच के जैसे वर्क करने का मतलब क्या है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, मतलब यहाँ का जो रास्ता है उसको बंद कर देगा और भोजन कहाँ चला जाएगा? ग्रास नली में चला जाएगा। तो ये एक स्विच के जैसे वर्क करता है, कार्य करता है एपिग्लोटिस।
दूसरा इसका कार्य होता है, यहाँ पर ये जो स्वर यंत्र उपस्थित होता है, इस भाग में उपस्थित होता है, इसके ऊपर एक पर्दे के जैसे ये वर्क करता है। तो जब हम भोजन निगलते हैं तो भोजन के कण स्वर यंत्र में ना पहुँचे, इसके लिए वो एक पर्दे के जैसे, आवरण के जैसे काम करता है। तो आवरण बना लेता है इसके चारों ओर, ताकि भोजन है वो सीधा ग्रास नली में चला जाता है, स्वर यंत्र में नहीं जाता है। स्वर यंत्र श्वास नली में भी नहीं जाने देता है और स्वर यंत्र में भी नहीं जाने देता है। तो ये दो इसके कार्य हो गए, एक तो स्विच के जैसे काम करेगा और दूसरा स्वर यंत्र या लेरिंग्स हैं उसके ऊपर आवरण के जैसे ये काम करता है। दूसरा क्वेश्चन जो स्वर यंत्र में से बनता है वो ये जो आपका लेरिंग्स दिखाई दे रहा है, इसमें छोटी छोटी ब्लेड या पर्दे के जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको बोला जाता है स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड भी बोला जाता है इनको, स्वर रज्जु कहा जाता है। ये स्वर रज्जु यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे ही हम श्वास अंदर की तरफ लेंगे या श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे, तो इन स्वर रज्जु है, इनमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और उस कंपन की वजह से आवाज़ है वो उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य किसका होता है? लेरिंग्स का होता है। ये आपका लेरिंग्स भाग है वो पूरा हो चुका है। ऊपरी श्वसन तंत्र कंप्लीट। नंबर बी पॉइंट है निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र के 3 भाग होते हैं, वैसे 4 भाग में डिवाइड करती हूँ मैं, लेकिन नॉर्मली 3 भाग ही होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो आता है आपका श्वास नली, दूसरा भाग आता है श्वसनी व श्वसनिका, और तीसरे नंबर पे आता है आपका फेफड़े। कूपिकाएँ हैं वो श्वसनी और श्वसनिकाओं में ही गिनी जाती है। तो इसके बारे में हम जो निचला श्वसन तंत्र है और श्वसन मांसपेशी है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप अच्छे से स्टडी करोगे, पढ़ोगे, साथ साथ में नोटबुक में नोट भी करोगे, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाला जाएगा। आपको उसके जवाब लिखकर भेजने हैं, और उसके बाद में आपका जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो 1-2 दिन में आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो इनको अच्छे से पढ़ना। आपका श्वसन तंत्र भाग 1 है वो पूरा हो चुका है। थैंक यू।